हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस। आज 8 अप्रैल को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है शेपिंग इंडिया पाथ टू इंक्लूसिव हेल्थ केयर। इसमें हम इंक्लूसिव हेल्थ केयर इक्विटी के बारे में समझेंगे। क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है हेल्थ केयर इक्विटी से रिलेटेड, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, प्लस क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे इस आर्टिकल से। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर चिप किस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वेफर्स के बारे में बात करेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर होता क्या है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। प्रीलिम्स 2024 में इस बार आपको इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन दिखने वाला है। फैबलेस इंडस्ट्री और फैब इंडस्ट्री क्या होती है दोनों समझेंगे। ये सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट इस कवर किए जाएंगे इस आर्टिकल के थ्रू। अगर आपको हमारा आर्टिकल समझ में आ रहा है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है शेपिंग इंडियाज पाथ टू इंक्लूसिव हेल्थ केयर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्री और मेंस एस्पेक्ट दोनों कवर करेंगे। एक क्वेश्चन मेंस का प्रिपेयर किया जाएगा इस आर्टिकल के थ्रू। एक्सप्लेन हेल्थ केयर इक्विटी एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। हेल्थ केयर इक्विटी होता क्या है, इंक्लूसिव हेल्थ केयर क्या होता है और इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को फेस करना पड़ रहा है, प्लस इसको डील करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल होगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट ऐसे में भी आप जो है हेल्थ केयर इक्विटी एक डायमेंशन लिख सकते हैं अपना, जो भी आपका ऐसे आता है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, देखते हैं आर्टिकल आया क्यों है, कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में, और इस बार की जो थीम है वो क्या है, माय हेल्थ माय राइट। ये थीम ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल CAPF CDS, तो ये थीम बिल्कुल याद रखना है। और दूसरे एग्जाम्स में भी SSC वगैरह में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7 को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन MPPSC UPPCS वगैरह में पूछा जा सकता है। ऑप्शन आ जाएगा वर्ल्ड हेल्थ डे 7, 8, 9, 10 कौन से अप्रैल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो रट्टा मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे मोटे एग्जाम में ये फैक्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं। अब WHO ने ऑलरेडी जो है हेल्थ को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है, पर इंडिया में हेल्थ फंडामेंटल राइट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंदर हेल्थ को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा अभी फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं उसमें जो आर्टिकल्स हैं उसमें हेल्थ अभी इंक्लूड नहीं किया गया है। एजुकेशन इंक्लूड किया गया है लेकिन अभी तक हेल्थ इंक्लूड नहीं किया गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सरकार के पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं अभी वो लिमिटेड हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे, और जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा सरकार को कि आप इनको हेल्थ केयर दीजिए, हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड करिए, और सरकार को ये प्रोवाइड करना ही पड़ेगा अगर ये फंडामेंटल राइट बन जाता है। तो अब इतने सारे लोग अगर मान लीजिए जो बीमार पड़ रहे हैं वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट चले गए या फिर हाई कोर्ट चले गए, और इतने सारे लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी, तो इतना ज़्यादा हमारे पास पैसा है नहीं, सरकार के पास इतना इकोनॉमिक रिसोर्सेज है नहीं, इसलिए अभी तक के फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं किया गया है। एजुकेशन को किया गया है अंडर आर्टिकल 21A। अगर 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है, लेकिन हेल्थ में फ़िलहाल अभी उसे फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस आर्टिकल में बात कर लेते हैं। जो मेन चीज़ इस आर्टिकल में चर्चा की जाएगी वो है अलार्मिंग गैप इन अ हेल्थ केयर एक्सेस। जो हेल्थ केयर एक्सेस है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है जो कि मैनिफेस्ट हुआ था कब, जब कोविड-19 एपिडेमिक आया था। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि लोअर स्ट्रेटा का है उनके लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल नहीं थी, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स थे उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत सारे लोग तो ट्रीटमेंट के लिए गए ही नहीं। मैक्सिमम लोग अपने घर में काढ़ा पी पी के ठीक हो रहे थे, और कुछ सर्वाइव कर रहे थे, कुछ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो हेल्थ केयर एक्सेस का ये जो गैप है ये हमें सबसे पहले कब देखने के लिए मिला, कब एक्सपोज हुआ हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम,
जब कोविड-19 एपिडेमिक आया। उसके बाद अगर हम देखें एनवायरमेंटल क्राइसिस जो बढ़ रहा है उसमें भी हमें गैप देखने को मिल रहा है। एनवायरमेंट क्राइसिस के कारण जनरली जो लोग ज़्यादा जो है वनरेबल हैं वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। और सोशो इकोनॉमिक गैप्स, इनके कारण भी हेल्थ केयर एक्सेस जो है हमें हेल्थ केयर एक्सेस में गैप देखने को मिलता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। WHO के हिसाब से हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंप्लीट हेल्थ केयर एक्सेस अभी भी नहीं है। मतलब 50% पॉपुलेशन, 7 बिलियन 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हो रही है। तो इस 8 बिलियन पॉपुलेशन में 4 बिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें अभी तक के प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं हो रहा है, एक्सेस प्रोवाइड नहीं हो रहा है। आखिर हेल्थ इक्विटी का मतलब है क्या, इसे समझते हैं। हेल्थ इक्विटी एंश्योर दैट एवरी पर्सन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल नो मैटर व्हाट देयर सर्कमस्टांसेस। हेल्थ इक्विटी क्या बोलता है कि हर एक पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए टू अचीव देयर हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल। मतलब अगर आपकी लाइफ 90 साल 100 साल है तो उस 90 और 100 साल तक आप जी सकें, उसके लिए आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको बीच में कुछ हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकें, आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसे एड्रेस करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो सकें। तो अगर बीच बीच में आपकी हेल्थ ख़राब भी होती है तो भी उसे ठीक करने के लिए आपके पास एक्सेस होना चाहिए हेल्थ केयर का, ठीक, ताकि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल, जितनी आपकी लाइफ है उतना आप जी सकें। और ये अपॉर्चुनिटी हर एक पर्सन को प्रोवाइड करना ही क्या है, हेल्थ इक्विटी है। चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, आप पुअर हो, आप पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करते हो या फिर आप पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेल्थ इक्विटी का जो पर्पस है वो हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है टू अचीव देयर हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल। अब रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। रूट कॉजेस ऑफ हेल्थ इनइक्विटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या रूट कॉज हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रूट कॉज है हेल्थ इनइक्विटीज़ के लिए पॉवर्टी। अगर लोग गरीब रहेंगे तो वह हेल्थ केयर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, उनके पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो इलाज कैसे करवा पाएंगे। कई ऐसी डिसीज़ होती है, फॉर एग्जांपल कैंसर, जिसमें लैक्स ऑफ रुपीज़ लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गरीब हैं लोग तो ऑब्वियस है कि वो इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो रिच और पुअर में एक बहुत बड़ा डिवाइड है हेल्थ केयर एक्सेस में, और ये गैप बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि रिच और पुअर का गैप बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट जेंडर। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। LGBT कम्युनिटी की बात करते हैं। ये कम्युनिटी हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के कारण कभी हॉस्पिटल जाए ही ना, क्योंकि उनको कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो इस स्थिति में भी हेल्थ केयर एक्सेस जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम लोगों को मिलता है, और उसी के कारण जब अवेयरनेस नहीं रहेगी लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया है, तो इस सिचुएशन में भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपको कब डॉक्टर को दिखाना है, कब ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, तब भी आप जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और देयर विल बी अ गैप बिटवीन पब्लिक हेल्थ केयर एक्सेस बिटवीन रिच और पुअर, बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, हेल्दी डाइट, क्लीन एयर, फ्रेश एयर एंड हाउसिंग। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली आपकी जो कैपेसिटी है टू एक्सेस इक्वल हेल्थ केयर ये आपकी लिमिटेड हो जाएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा जो कि गरीब घर में जन्मा है, रूरल एरिया में जन्मा है, जहाँ पर क्लीन वाटर एक्सेस नहीं है, तो उसके बीमार पड़ने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा होगी। एक रिच बच्चा जो कि अर्बन एरिया में अच्छे हॉस्पिटल में, हाइजीनिक हॉस्पिटल में जन्मा है, तो एक बच्चे को पानी की क्लीन वाटर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण उससे बहुत सारी वाटरबोर्न बीमारियां हो सकती है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ IMR भी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है। ठीक, अब जो बच्चे होते हैं शुरू के 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, उसे नियोनेटल मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो ये जो रेट है ये बहुत ज़्यादा हाई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे अनहाइजीनिक कंडीशन में डिलीवर होते हैं, उसके बाद उन्हें क्लीन एक्सेस ऑफ वाटर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण जो बच्चा है वो अपनी पोटेंशियल, जो उसको लाइफ जीना चाहिए था, वो नहीं जी पा रहा है। तो उसके राइट टू हेल्थ का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, और उसके रूट कॉजेज़ हमें यहाँ देखने के लिए
मिल रहे हैं। सिचुएशन और वर्स हो जाती है जैसे कि अगर पेंडेमिक जैसे हालात आ जाते हैं तो, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन बन जाती है तो, या फिर सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में जो पुअर लोग हैं वो और वनरेबल हो जाते हैं, जो फार्मर्स हैं वो और वनरेबल हो जाते हैं, जो महिलाएं हैं वो और वनरेबल हो जाएगी, जो LGBT सेक्शन है वो और वनरेबल, समझ में आ रहा है, SC ST कम्युनिटी और वनरेबल। तो ऐसे सिचुएशन में जो वनरेबल सोसाइटी के सेक्शन के लोग हैं वो और ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं। ठीक, ये गैप और ज़्यादा हमें देखने को मिलता है पेंडेमिक में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमें देखने के लिए मिला। अब चैलेंज के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियाज़ हेल्थ इक्विटी चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंडिया के सामने? पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन दैट टू डाइवर्सिफाई पॉपुलेशन। तो हेल्थ इक्विटी से रिलेटेड सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा रहेगी उतना डिफ़िकल्ट हो जाता है हेल्थ केयर एक्सेस और हेल्थ आउटकम्स को अचीव करना। एक्सेस और आउटकम दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज कि कोई एक्सेस ले पा रहा है डज नॉट मीन कि उसे सेम हेल्थ केयर प्रोवाइड हो रही होगी और सेम आउटकम आ रहे होंगे। मान लीजिए आप पुअर बैकग्राउंड के हैं तो हो सकता है आपने डॉक्टर से दवा तो ले ली लेकिन आप टेस्ट नहीं करा पाए, आपको वो हेल्थ केयर नहीं मिल पाई जो कि एक रिच पीपल को मिल सकती है। तो यहाँ पर आउटकम भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक्सेस के साथ साथ हेल्थ इक्विटी में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है यार। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही मुश्किल हो जाएगा उन्हें हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड करना और अच्छे आउटकम्स लाना। तो सबसे बड़ा इशू क्या है? आपकी पॉपुलेशन। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है अर्बन स्लम्स में रहती है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करेंगे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका 17% एरिया टोटल स्लम एरिया है। और स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है। कोविड समय देखे थे, धारावी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में आया था। ओवर क्राउडिंग बहुत है, पुअर सैनिटेशन है, प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू क्लीन वाटर, अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और कहीं ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ यहाँ पर फैलने की संभावना है, जैसे कोविड समय में भी हुआ था। अगर हम इन्फेक्शियस डिसीज़ सच एस TB की बात करें तो यहाँ पर जो स्लम्स हैं वहाँ पर 1.4 मोर टाइम्स लोगों को फैलने की संभावना है बाकी नॉर्मल एरिया से। तो इंडिया का दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है? स्लम को हटाना, ताकि लोगों को जो पोटेंशियली उनकी हेल्थ रिस्क यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है वो हम कम कर सकें। ठीक, अगला चैलेंज क्या है? डिस्पैरिटी अक्रॉस कास्ट एंड जेंडर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th का डेटा है वो इंडिकेट करता है SC ST कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो हायर चाइल्ड मोर्टेलिटी फेस करते हैं, लोअर वैक्सीनेशन रेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन के कारण है। SC ST कम्युनिटी में जो हेल्थ केयर एक्सेस है वो लिमिटेड है और आउटकम्स भी लिमिटेड है। अब जेंडर की बात कर लेते हैं, महिलाओं की बात कर लेते हैं। 59% ऑफ वुमेन इन द लोवेस्ट वेल्थ क्वांटाइल सफर फ्रॉम एनीमिया, ऑलमोस्ट डबल द रेट इन द हाईएस्ट क्वांटाइल। इसका मतलब क्या है? जो लोवेस्ट 10% वेल्थ वाली महिलाएं हैं वुमेन, उसमें की जो 10% महिलाएं हैं उसमें 60% महिलाएं, 10 में से 6 महिला एनीमिक है, और टॉप 10% वेल्थ वाली, मतलब 10 में से 3 महिलाएं जो है टॉप 10% वेल्थ में एनीमिक है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे वेल्थ बढ़ रही है जो वुमेन्स के अंदर वुमेन पॉपुलेशन में एनीमिया जो है आपको कम होते दिख रहा है, लेकिन स्टिल परसिस्ट कर रहा है। तो एक चीज़ और नोटेबल होगी कि वेल्दी महिला होने के बावजूद भी महिलाएं आज भी एनीमिक हैं, और वो इसलिए भी हो सकता है कि कई सारी महिलाएं जो हैं ऐसी हैं जो कि जिनके नाम पे प्रॉपर्टी तो रहती है घर में, लेकिन उनके हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें सेकेंडरी सिटीजन माना जाता है पेट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है पेट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं के साथ हो रहा है, उसके कारण जो हेल्थ केयर आउटकम्स हैं वो इक्वल नहीं है पुरुषों और महिलाओं के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया जो है फेस कर रहा है। इसके अलावा जो चैलेंज फेस कर रहा है वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के कारण लगभग 60% फैटलिटीज़ होती हैं इंडिया में, और इसके कारण ऑलमोस्ट जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो 6 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे बाय 2030। लेकिन हेल्थ एजुकेशन ना होने के कारण, हेल्दी डाइट ना खाने के कारण, बैलेंस डाइट ना होने के कारण ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो अगर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए लोगों को
तो इससे रिलेटेड जो फैटलिटीज़ है उसे कम किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लैक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। इस पे इंडिया को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैलेंज क्या है? रूरल और अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड आपको अभी स्लम वाले में भी हमने डिस्कस किया, डॉक्टर से रिलेटेड चीज़ों में भी डिस्कस कर लेते हैं। WHO के डेटा के हिसाब से देखें तो 0.8 डॉक्टर अवेलेबल हैं टोटल 1000 लोगों के लिए, जो कि एग्जैक्ट जितना होना चाहिए रेशियो उससे बहुत कम रेशियो है। इसका मतलब एक्सेस टू डॉक्टर भी बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा क्या बड़ा इशू है? जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उसके 75% हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको मेट्रोपॉलिटन रीजन में देखने को मिलेंगे। रूरल पॉपुलेशन में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी और भी कम है। तो हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी रूरल एरिया में नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गैप देखने के लिए मिलता है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज़ चला रही हैं ताकि हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पिछले 75 सालों में सरकार ने कुछ भी अचीव नहीं किया है हेल्थ केयर सेक्टर में। इनफैक्ट अगर हम बात करें 1947 की, तो उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उसकी एज कितनी थी? 31-32 साल के आसपास। आज के समय में देखोगे 71-72 ईयर्स। इसका मतलब आज के भारत में कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो 71-72 साल तक की उसकी उम्र एवरेज एज होती है। हालांकि अगर हम डेवलप कंट्री से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर 85 से 90 है, इसलिए अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। और सरकार जो है कई सारी पॉलिसीज़ भी लेके आ रही है और बहुत सारी स्कीम्स भी ला रही है ताकि हेल्थ केयर एक्सेस को बढ़ाया जा सके और लोगों की एवरेज हेल्थ जो एज है जीने की उसे भी बढ़ाया जा सके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी इंक्रीज़ किया जा सके। एक स्कीम के बारे में यहाँ बात करेंगे, इंडिया आयुष्मान भारत इनिशिएटिव। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, कैशलेस इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें आपके परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सकता है। और ये जो स्कीम है इसमें जो हेल्थ कवरेज है वो बॉटम 40% इकोनॉमिकली पीपल के लिए है, BPL लोगों के लिए है मेनली, ताकि हेल्थ केयर एक्सेस इंप्रूव किया जाए। इसके अलावा सरकार के द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन चलाया जा रहा है। रूरल एरिया के लिए अलग है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन एरिया के लिए अलग है, ताकि हेल्थ केयर गैप को रिड्यूस किया जा सके। ये कैसे किया जा सके? इसके थ्रू नए नए कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, एम्स बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं अभी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को कम करने के लिए। अब कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे इन सारे चैलेंजेस को डील करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जब तक ये हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों में तो वो हेल्दी डाइट नहीं खाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगी, और आने वाले समय में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है वो लाइफस्टाइल डिसीज से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। अभी हमने पढ़े थे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से 60% फैटेलिटी हो रही है। उसको कम करने के लिए ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन हमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेना पड़ेगा। ठीक, तो हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस जो है किससे ड्रिवन होना चाहिए? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ताकि लोगों तक के हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। उसके थ्रू हेल्थ केयर एक्सेस भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल कर के जो प्रिवेंटिव एजुकेशन है, वर्कफोर्स डेवलपमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट है, इस पे काम कर सकती है। और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनका भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि गावी हो गया, आपका WHO हो गया, ऐसे वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये सारे मिलके टेलर बेस्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल उड़ीसा का एक पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है, तो उससे डील करने के लिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम कल्चरली बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कल्चर सेंसिटिव हो। तो इस तरीके से आप जो है स्पेशल फोकस कर सकते हैं रीजन के ऊपर और वहाँ की जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है उसे पूरा किया जा सकता है। और इसमें जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे लाइक WHO, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ केयर के थ्रू भी जो है हम जो गैप है हेल्थ केयर एक्सेस का उसको कम कर सकते हैं। आपने अभी इसमें आप एग्जांपल जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का दे सकते हैं, जिसके थ्रू सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हेल्थ इनइक्वालिटीज़। ठीक, हेल्थ इक्विटीज़ और हेल्थ इनइक्विटीज़
इससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मेशन हो सके। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ सॉल्यूशन हो जाएंगे जिसके थ्रू हम एड्रेस कर सकते हैं हेल्थ इनइक्विटीज़ को और हेल्थ इक्विटीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ओवरऑल सॉल्यूशन है। एक आध और आप लिख सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहेगा तो उनको पता होगा कि कौन से एरिया में कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसको फुलफ़िल करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जा सकेगी। तो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बॉटम से टॉप होगी। तो ये एकदम जेनेरिक सॉल्यूशन होते हैं जो कि हर जगह आ जाते हैं। लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन एक बार आप रीड खुद से करेंगे, इसी तरह के कंक्लूजन आपको लिखने रहते हैं। इफेक्टिव कोलोब्रेशन अमॉन्ग मैनी सेक्टर्स, क्या बोल रहा है, सारे सेक्टर्स के बीच में कोलोब्रेशन अगर अच्छे से होता है, किन किन के बीच में, रेंजिंग फ्रॉम पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर कौन है, सरकार है, लेजिस्लेचर है, टू ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, ग्राम सभा हो गई, लोकल गवर्नमेंट। तो इन सारे सेक्टर के बीच में अगर कोलोब्रेशन होता है तो हेल्थ इक्विटी को अनहांस किया जा सकता है और क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड की जा सकती है हर एक पर्सन को, चाहे वो लोअर स्टेटा का हो चाहे वो अपर स्टेटा का। ये हमारा क्या है, कंक्लूजन हो जाएगा। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड मैन्युफैक्चरिंग अ सेमीकंडक्टर चिप। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में आपको इकॉनमी में आएगा, लेकिन अगर आपको सेमीकंडक्टर चिप कैसे बनाते हैं, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है। मेंस में डायरेक्टली ऐसी चीज़ें पूछने की संभावना कम है, लेकिन प्रीलिम्स में ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। 2024 स्पेशली उसमें आपको पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे और चिप्स के बारे में बात करेंगे, वेफर्स के बारे में बात करेंगे, प्लस इंडिया का जो स्टेटस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उस पर चर्चा की जाएगी। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए इंडिया बहुत ट्राई कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है, पहले उसके रीज़न की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए आपको जो एसेंशियल चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सेमीकंडक्टर चिप। आपने अपना डेस्कटॉप तो देखा होगा, बचपन में छोटे में आपने डेस्कटॉप चलाया होगा। एक मदरबोर्ड नाम की एक ऐसी पतली सी चिप होती है, इसके बिना पूरा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ये जो चिप है यही सेमीकंडक्टर चिप कहलाती है। इसमें आपने ऐसे उंगली टच करके देखी होगी तो खुरदुरे खुरदुरे सा निशान है। ठीक, इसमें क्रिप्टोग्राफी की जाती है और कई सारे सर्किट बनाए जाते हैं। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर में कि आपका जो कंप्यूटर है वो डुअल कोर है, इस तरीके के अलग अलग प्रोसेसर्स के नाम होते हैं। ये प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स होती है। ठीक, तो ये सेमीकंडक्टर चिप एसेंशियल पार्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसलिए जो है इंडिया क्या चाहता है, आत्मनिर्भरता चाहता है। दूसरा रीज़न क्या है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन कर रहा है, लार्जली ताइवान, चाइना और आपका साउथ कोरिया। अब ताइवान आज नहीं तो कल चाइना जो है इसमें अटैक कर सकता है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो हो जाएगी वो कुछ ही कंट्रीज़ के पास रह जाएगी और चाइना के पास। तो जियो स्ट्रैटेजिक रीजंस के कारण यार हम चाइना पे रिलाई नहीं कर सकते, कभी भी जंग हो सकती है दोनों कंट्री के बीच में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो सकता है, तो हम लोग बहुत लैग कर जाएंगे। इन रीजंस के कारण इंडिया अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाने में लगा है। पूरी दुनिया में अगर देखें तो 60% के आसपास जो सप्लाई कर रहा है वो ताइवान कर रहा है और सबसे एडवांस जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो ताइवान ही डेवलप कर रहा है। ठीक, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। अब एक दो पॉइंट और हैं, आप ध्यान रखेंगे इन वर्ड्स का, फैब और फैबलेस। जब फैब मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप की बात कर रहे हैं, और जब फैबलेस की बात करेंगे, फैबलेस प्लांट की बात करेंगे, तो यहाँ पर डिज़ाइन की बात की जा रही है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के लिए 2 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले आपको डिज़ाइनिंग करना पड़ता है और इंडिया डिज़ाइन में आत्मनिर्भर है क्योंकि इंडिया के पास इंजीनियर्स भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के। तो इंडिया ऑलरेडी जो है डिज़ाइन कर रहा है, इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की,
लेकिन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी तक सेटअप नहीं हुई थी और फाइनली टाटा ग्रुप जो है ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप करके गुजरात में एक फैब्रिकेशन प्लांट लगाने जा रहा है। ये गुजरात, ध्यान रखेंगे, ये छोटे मोटे स्टेट के एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। जो प्लांट है वो 300 mm की चिप बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके पहले जो है असेंबली और टेस्ट प्लान्स गुजरात और असम में सरकार के द्वारा अप्रूव किए गए थे। पहले भी जो है कोशिश की गई थी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की, प्लांट लगाने की, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। फाइनली जो है अब टाटा ग्रुप जो है क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप करता है। अब छोटे छोटे कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले सेमीकंडक्टर चिप के बारे में बात करते हैं। सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है, और उससे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में जानना जरूरी है। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर होते हैं। इसका मतलब ये मेटल की तरह बहुत ज़्यादा इसमें कंडक्टिंग कैपेसिटी नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्लो नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इंसुलेटर की तरह भी नहीं होते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ये समवेयर इन द बिटवीन होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाली होती है। अगर इनके प्योरेस्ट फॉर्म में बात करें तो ये वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री फ्लो मूव नहीं हो सकते, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल दें, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डोपेंट्स बोलते हैं। अगर हम कोई सब्सटेंस यहाँ पर मिक्स कर दें तो क्या किया जा सकता है, इस इम्पेरिटी के थ्रू इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है और फिर उसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने सर्किट्स में। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, P और N, ये PN जंक्शन के बारे में सुना है क्या, ये डायोड जो है बनाया जाता है। ठीक, ये आपका N टाइप मटेरियल है, N टाइप सेमीकंडक्टर है, एक P टाइप सेमीकंडक्टर। P में जो है होल्स होंगे खूब सारे और N में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ होल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर होल्स को भरने के लिए जाएंगे, डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो कंडक्टिविटी होगी, और अगर आपने यहाँ पर एक वोल्टेज वाला वो लगा दिया तो इस पूरे सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो का, इसको हम डायोड बोलते हैं। इसी तरीके से ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर चिप में कई सारे ट्रांजिस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आपको एक चिप में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है सबसे छोटी यूनिट होता है आपके सेमीकंडक्टर चिप का। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ राइज होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपोनेंट है जो कि बिल्ट हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के पहले आपको ट्रांजिस्टर डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ट्रांजिस्टर का काम क्या है, मेनली ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है, ओपन कर देना, क्लोज कर देना, है ना, उस तरीके से काम करता है। मान लीजिए अगर ओपन हो गया आपका तो करंट फ्लो नहीं होगा, और क्लोज हो गया स्विच तो फिर करंट फ्लो होने लगेगा पूरे सर्किट में। ये मिलियंस ऑफ और बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड स्विच हैं जो कि एक साथ काम करते हैं और बहुत सारे लॉजिकल और कंप्यूटेशनल ऑपरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं वो एम्पलीफायर का भी काम करते हैं। जो वीक सिग्नल होंगे उनको उनका जो उसका जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बदल देंगे। एम्पलीट्यूड उसका बढ़ा दिया जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जनरेट करेंगे। ठीक, तो ये सारा का सारा काम किसका होता है, आपका ट्रांजिस्टर का होता है। ठीक, तो अलग अलग जो है आपके एक ही चिप में अलग अलग ट्रांजिस्टर्स जो है लगाए जाते हैं। कई सारे ट्रांजिस्टर, मिलियन और बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर आपको देखने के मिलेंगे। जो खुरदुरा पोर्शन होता है ना, आप जब छूते हो, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपकी ये कंप्लीट चिप है, ठीक, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे ऐसे, ये देखो लाइनें दिख रही हैं, ये सब सर्किट्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर आपके कई सारे बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चिप हो जाएगी। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी और उसके एडवांसमेंट के बारे में बात करते हैं। शुरू में जब ट्रांजिस्टर बनना शुरू हुए थे तो उसका साइज़ बहुत बड़ा था,
उसकी जो स्विचिंग कैपेसिटी थी वो बहुत स्लो थी, बड़े धीरे धीरे स्विच जो है ऑन होता था, ऑफ होता था, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था, हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता था, तो बैटरी की जो लाइफ थी वो भी बहुत कम हुआ करती थी। ठीक, ये सारे इश्यूज थे, लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट होते चला गया, जो साइज़ है वो कम होते चला गया। पहले कंप्यूटर का साइज़ देखा है आपने, 1950s में कंप्यूटर का साइज़ पूरे रूम के बराबर था। जब आपने डेस्कटॉप शुरू करना जब चालू किया तो आपका जो कंप्यूटर का साइज़ था वो बहुत छोटा था। अब आप देखो, आप टैबलेट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हो, धीरे धीरे ये साइज़ कम होते जा रहा है। ये साइज़ कम होने का रीज़न क्या है? जो चिप है उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है, तो एडवांसमेंट हो रहा है, मिनिएचराइजेशन हो रहा है, ये सब उसका प्रूफ है। इसके साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और क्या कर रहे हैं हम, इसके साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो स्विचिंग कैपेसिटी है ट्रांजिस्टर की उसे फास्ट किया जा रहा है। इसकी जो हीट कंजम्पशन, जो पावर कंजम्पशन कैपेसिटी है उसे कम किया जा रहा है, जो हीट डिसिपेशन है उसे कम किया जा रहा है, ताकि आपकी बैटरी क्या है, लॉन्ग टर्म तक चल सके। तो ये बेसिकली आपके फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडवांसमेंट है। एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो चिप को किस तरीके से लेबल करती है, 45 nm, 28 nm, 16 nm, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ में इस तरीके से हम चिप को इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी जो इंडिया में बन रही है वो 28 nm की चिप बनने वाली है। तो ये nm होता क्या है, ये नैनोमीटर है। ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, इस साइज़ का आपके ट्रांजिस्टर इच किए जा रहे हैं। इच का मतलब जो आपकी चिप है उस पर प्रिंट किए जा रहे हैं इस साइज़ के, मतलब 1 मीटर की अगर आपकी चिप है तो उसमें बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर इच किए जा सकते हैं। इस लेवल का मिनिएचराइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, इस लेवल का एडवांसमेंट हो चुका है। जितना छोटा होगा उतना ही बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेसी का इशू आता है। जितना छोटा होता है उसमें एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर स्टिल जितना छोटा रहेगा उतना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इसमें लेकिन 2 ही डायमेंशन यूज़ किए जा रहे हैं। जो चिप है आपकी वो 2 डायमेंशन वाली है, हाइट को अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जो लेंथ और ब्रेथ है उसी में ये ट्रांजिस्टर लगाए जा रहे हैं, 3rd डायमेंशन अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। और चिप का नंबर बढ़ाने के लिए, है ना, जो 3rd डायमेंशन है हाइट, उसको भी कैपिटलाइज किया जा सकता है। जो ट्रांजिस्टर का नंबर है ना, साइज़ और कम करने के लिए, नंबर और बढ़ाने के लिए ट्रांजिस्टर को एक ही चिप में बिलियन से ट्रिलियन करना है, तो हमें हाइट वाला डायमेंशन भी लेना होगा, और इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है। ठीक, तो ये बेसिकली क्या था, आपका जो सेमीकंडक्टर चिप है उससे रिलेटेड कंसेप्ट थे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर अवेलेबल हो गया तो आप क्या करोगे, उससे नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स बनाओगे। सेमीकंडक्टर से n नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स बनाए जाएंगे। उस ट्रांजिस्टर को आप क्या करोगे, चिप्स में ईच करोगे। कैसे करते हैं, एक वेफ़र लेते हैं, एक सर्कुलर वेफ़र होता है, और इसमें कई सारे मल्टीपल n नंबर ऑफ़ चिप्स होती है, और इसी में हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपका सर्कुलर वेफ़र हो जाएगा, जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ, आपके मिलियंस नहीं, मल्टीपल आपको चिप्स देखने के लिए मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये टर्म जो है आपको समझ में आया, तो ये वेफर ही जो है हम अभी डेवलप करेंगे। इंडिया की इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, इंडिया में जो फैबलेस प्लांट हैं वो ऑलरेडी डेवलप हैं, जो फैब मैन्युफैक्चरिंग है वो डेवलप नहीं है। एक इशू है फैबलेस डिज़ाइन के साथ। फैबलेस डिज़ाइन कैसे की जाती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू, कैड प्रोग्राम के थ्रू, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले बच्चों को पता है, ठीक, मेरे को भी पता है क्योंकि मैं भी इसी से ही किया हूँ। हालांकि उसके आगे मैंने परस्यू नहीं किया, नहीं तो ठीक ठाक नौकरी लग जाती है ना। तो यूपीएससी में नहीं आते। तो जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पूरी चिप मैन्युफैक्चरिंग का डिज़ाइन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आप सारी चीज़ें कंप्यूटर में डिज़ाइन करेंगे। यही आपने यहाँ से डिज़ाइन करके एक प्रिंट निकाला, प्लेट निकलेगी, वो प्लेट से फिर वहाँ पर जो है वेफर्स में ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर जैसे प्रिंटिंग प्रोसेस होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर प्रिंटिंग होता है। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप ज़रूरत होती है, तभी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है। हाई कॉस्ट भी पड़ेगी जब आप ये प्लांट लगाएंगे। इनिशियली इकोनॉमिक ऑफ स्केल अचीव करने में आपको 6 साल 7 साल भी लग सकते हैं, और जो जब तक कि आपने अपनी फर्स्ट जो है चिप बनाई तब तक कि हो सकता है वो चिप आउट ऑफ मार्केट हो जाए, क्योंकि उस समय तक नई एडवांस चिप भी आ सकती है। तो इसमें कई सारी रिस्क जो है इंडिया फेस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, पर इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसलिए भारत ये शुरुआत कर चुका है, और आने वाले समय में ऐसे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक इशू है फैबलेस डिज़ाइन के साथ में, वो क्या है, पेटेंट का। यहाँ पर जितनी भी
कंपनीज़ है वो बाहर की कंपनी है, कॉलकॉम हो गया, वहाँ पर यहाँ पर रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं लेकिन पेटेंटिंग यूएस की कंपनी की हो रही डिज़ाइन की। तो वो हमारे साथ इशू है। यहाँ पर लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, फैबलेस मैन्युफैक्चरिंग में भी, डिज़ाइनिंग में भी। ये आपको ध्यान रखना होगा। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था। कंसेप्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।